तो आज का लेसन जो आपका है वो आयनिक इक्विलिब्रियम यानी कि आयनिक साम्य। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे आयनिक टर्म के बारे में। ठीक है, तो आयनिक टर्म क्या होता है? किसी भी चालक में जो करंट फ्लो होती है तो सामान्यतः करंट की वजह से होती है, और कुछ ऐसे चालक होते हैं जिनमें करंट का फ्लो आयन की वजह से होता है। तो उसी में आपको जानना है कि आयनिक क्या होता है, आयनिक वर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर मीन्स चालक। तो कंडक्टर इज ए मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इजीली, यानी जो मटेरियल अपने पास से आसानी से करंट को फ्लो करवा सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे आपके। तो चालक में आपको देखना है तो करंट फ्लो किस मीडियम से हो रही है ये डिपेंड करेगा कौन सा चालक होगा। तो चालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेटालिक चालक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर कंडक्टर। दूसरा कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में करंट किसके माध्यम से फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आयन के माध्यम से। ठीक है, आयन के माध्यम से फ्लो होती है। तो सबसे पहले मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो वे सभी मटेरियल जिनमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से करंट फ्लो होती है मेटालिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। इससे आपको एग्जांपल में क्या क्या हो जाएंगे? कोई भी आप सामान यूज करते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर हो सकता है, एजी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी और भी कंडक्टर्स हैं। तो सभी धातुएं क्या होती हैं? कंडक्टर्स के बाद व्यवहार करती हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो सबस्टेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन या फिर मॉल्टन स्टेट, यानी दोनों अवस्थाओं में, या तो वो जलीय विलयन में हो या फिर गलित अवस्था में हो, मॉल्टन स्टेट में होनी चाहिए। यानी अगर आप किसी लिक्विड में करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एक्वस सॉल्यूशन बनना चाहेगा और उसमें जो सॉल्यूट पड़ेगा वो आयनित होना चाहिए। ठीक है, यदि आयनित होगा तो उसके आयन जो है वो करंट को फ्लो करवाएंगे। तो ऐसे चालक आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहलाते हैं जिनमें करंट का फ्लो आयंस के माध्यम से होता है। तो हमें इस लेसन में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, यानी कि आयन के माध्यम से हमें जो साम्य व्यवस्था प्राप्त होगी उसके बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी दो प्रकार के आपके होते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? वे कंडक्टर्स जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो क्या होंगे? कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे। वीक जो होते हैं वो पूरी तरीके से आयनाइज्ड नहीं होते हैं, या फिर आप कहें तो पार्शियल आयनाइज्ड होते हैं, यानी कि आंशिक रूप से। तो ये क्या होंगे? पार्शियली आयनाइज्ड होंगे, पार्शियली आयनाइज्ड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कहलाते हैं? जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। यानी यदि आप किसी लिक्विड, यानी मान लो वाटर है, ठीक है, वाटर में आपने क्या डाला? NaCl। अगर आपने NaCl तो ये पूरी तरीके से Na+ और Cl- में टूट जाएगा, यानी पूरी तरीके से आयनित हो गया। तो पूरी तरीके से आयनित हो जाएगा तो NaCl आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में NaCl, KCl, HCl, NaOH, KOH। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं? तो HCl, CH3, COOH, H2CO3, NH4OH, NH3, R, NH2। ये आपके सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। उसके बाद होता है क्या? कोई ऐसे भी चालक हैं जो कंडक्टर नहीं होते हैं,
यानी कुछ ऐसी चीजें जैसे आपने अभी बोला कि नमक, आपने NaCl इसमें डिजोल्व किया, ठीक है, तो ये एज ए कंडक्टर बिहेव करता है, कंडक्टर बिहेव करता है। तो क्या दूसरे पॉट में अगर आप शुगर ले लें, ठीक है, चीनी, चीनी तो 70 रुपये में हो गई वैसे ही, ठीक है, C12H22O11, तो क्या ये कंडक्टर्स होगा, नॉन कंडक्टर्स होगा? तो ये आपका कंडक्टर की तरह नहीं बिहेव करेगा। तो जो सॉलिड किसी सॉल्वेंट में घोलने पर करंट को फ्लो नहीं करते हैं, या सीधी बात है आयनाइज्ड नहीं होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, ठीक है, इनको हिंदी में कहते हैं विद्युत अनअपघट्य, यानी ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके? CsCl3 क्लोरोफॉर्म हो सकता है, या फिर CH3Cl भी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है, सुक्रोज हो सकता है, ठीक है, ये आपके जो है लगभग ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो घुलने पर करंट फ्लो नहीं करवाते हैं। तो कंडक्टर के बारे में जानने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम, यानी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम, इसे हिंदी में कहते हैं तनुता का नियम। और तुम लोग बोल सकते हो, थोड़ा बहुत बोलते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम किस पे काम करेगा? तो इसकी एक कंडीशन है, क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, ठीक है, आपकी पहली कंडीशन है क्या है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वर्क करेगा। चलिए काम करेगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, यानी ओस्टवाल्ड ने किस संबंध में दिया था, तो उन्होंने बताया डीओडी और कंसंट्रेशन के बीच संबंध। डीओडी मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड कंसंट्रेशन के मध्य रिलेशन। तो ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम क्या बताता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व कंसंट्रेशन के मध्य संबंध स्थापित करता है आपका, ठीक है। तो माना कि एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि माना AB जो है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो क्या है कि ये जब टूटेगा तो A+ और B- में टूटेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स है वीक, प्रारंभिक अवस्था में यानी इनिशियल स्टेट में अगर देखें हम, इनिशियल स्टेट में, तो इनिशियल स्टेट में AB की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो इनकी कितनी होगी, क्योंकि इनिशियल स्टेट की बात है, नहीं प्रारंभ में, प्रारंभ में इसका मतलब है कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, और रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो प्रोडक्ट के साइड की जो वैल्यू है आपकी 0 होने वाली है, ठीक है। फिर रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में पहुंचने वाली यानी साम्य में पहुंच जाएगी, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में पहुंचने पर जो आयनित पार्ट है उनका कुछ ना कुछ मात्रा जो है वो आयनित हो जाएगी, यानी A+ और B- का कुछ भाग हमारा बन चुका होगा प्रोडक्ट की तरह। तो माना कि जो उधर भाग बना है वो क्या है, वियोजित भाग हमारा, यानी डिसोसिएटेड वैल्यू बोलते हैं। तो डिसोसिएटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा। तो AB से क्या घट जाएगी फिर अल्फा की वैल्यू, क्योंकि 1 मोल है तो 1 अल्फा घटेगा, ठीक है, तो 1 - अल्फा हो गया। माना इस जो AB था आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसको V लीटर सॉल्यूशन में खोल लिया गया है, यानी V लीटर सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट में खोल लिया गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है आपका। तो ये जो आपकी कंसंट्रेशन है 1 - अल्फा, वो भी आपका V हो गया, ये क्या हो गया, अल्फा/, यानी ये आपका आप क्या हो गई, कंसंट्रेशन हो गई रियल में, मोलरता, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या, 1 - अल्फा/b, ठीक है। यहां से अब हम निकालेंगे K का मान, यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट।
तो K बराबर क्या होगा आपका, इसके लिए समीकरण के लिखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान में हाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस वैल्यू को जो यहाँ पर दे रखी है, A प्लस की वैल्यू अल्फा बटे बी, B माइनस की वैल्यू अल्फा बटे बी, ए बी की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बटे K में पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। A प्लस की वैल्यू आपकी है अल्फा बटे बी इंटू अल्फा बटे बी डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बटे, एक से कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर बटे बी इंटू 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ से आपका हो गया। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए अल्फा की, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर बात आएगी, सबसे पहले हमने बात की थी जो ओस्टवाल्ड का तन्यता का नियम होता है वो किस इलेक्ट्रोलाइट्स पे वर्क करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमेशा जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अल्फा क्या है, डिसोसिएटेड वैल्यू यानी वियोजित मात्रा। तो पहले ही पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वैल्यू क्या होगी डिसोसिएशन की, बहुत ही कम होगी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, और पूर्णतः आयनित नहीं होंगे तो क्या होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो अल्फा है क्या होगा, बहुत ही कम होगा एक से, यानी ये एक क्या है आपकी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। टूटना तो पूरा चाहिए था, पर ये जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण बहुत कम टूटा है, तो अल्फा की जो वैल्यू है वेरी लेस देन 1 है। तो अगर अल्फा ही 1 से कम है तो क्या 1 माइनस अल्फा, तो बहुत ही कम, तो इसको हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, नेग्लेजिबल, क्योंकि अल्फा है जो बहुत छोटा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा K बराबर अल्फा स्क्वायर बटे, चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा K इंटू वी। तो अगर हम K क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो अल्फा बराबर अगर हम क्या लिख सकते हैं, ये तो यही ओस्टवाल्ड का तन्यता का नियम है कि जो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएटेड वैल्यू जो होती है वो उसके आयतन के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ये दोनों साइन एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दे, यानी यही ओस्टवाल्ड का तन्यता का नियम कहता है कि जो से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो डिसोसिएटेड वैल्यू यानी वियोजित मात्रा है वो उसके आयतन के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ये आपका हो गया तन्यता का नियम, यहीं पे फाइंड करता है इसको, ठीक। ये आपकी हो गई डेफिनेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसकी तन्यता वी के वर्गमूल के समानुपाती होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट आपका है। तो यानी बहुत सारे एसिड व बेस या साल्ट प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी नेचर में प्रेजेंट होते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट क्या होते हैं, नेचर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है, ठीक है, यानी हमारे स्टमक में क्या बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है, जिसकी डेली की जो वैल्यू मात्रा होती है 1.2 से 1.5 लीटर पर डे की रहती है, ठीक है। अब बात करेंगे तो एसिड और बेस की पहचान, जैसे पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एसिड होंगे उनकी क्या पहचान होगी बताएं, ब्लू लिटमस को क्या करेंगे वो, ब्लू लिटमस
पेपर को क्या कर देंगे, वो रेड कर देंगे, वो एसिड कहलाएंगे आपके। बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, हाँ, लिटमस पेपर को क्या करेगा, ब्लू करेगा। ये तो हमारी पुरानी कहानी थी, नहीं कक्षा 10 तक हम लोग ये पढ़ चुके थे कि एसिड और बेस को समझने के लिए यदि कोई भी ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है तो एसिड कहलाता है, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है तो बेस कहलाता है। पर क्या हुआ आगे, कुछ कहानियां बढ़ी, कंपाउंड्स बढ़े, लाखों की संख्या में कंपाउंड्स आए, तो हमें उनकी प्रकृति को जानने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट लेने पड़े, या कुछ साइंटिस्ट थे जो वर्क कर रहे थे लगातार, ठीक है। तो सबसे पहले जो एसिड व बेस को समझाने के लिए कॉन्सेप्ट दिया वो साइंटिस्ट थे आपके आर्रेनियस। यानी पहला जो कॉन्सेप्ट रहा वो आर्रेनियस कॉन्सेप्ट आपका रहा। आर्रेनियस कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसको साइड में रखो थोड़ा। तो ये 1887 में किया गया। तो आरएनएस एसिड के बारे में क्या बताया, आरएनएस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड क्या था, तो उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू आरएनएस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन एंड डिसॉल्व इन वाटर। तो पहली बात इनकी पॉइंट को समझिएगा, इनका ये कहना था कि अगर हम किसी को जल में घोलें, यानी इनका जो लॉ था किसके लिए था, एक्वस सॉल्यूशन के लिए था। और एक्वस सॉल्यूशन यानी इन्होंने कहा यदि हम किसी एसिड को क्या करेंगे, पानी में घोलें, तो क्या कर लेना चाहिए, H प्लस निकाल देना चाहिए, यानी वो क्या देना चाहिए, तो हमेशा H प्लस यानी प्रोटॉन, ठीक है। H प्लस को प्रोटॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि H प्लस के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, सामान्य इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि H प्लस है तो इसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है, यानी कि बचा सिर्फ इसके पास प्रोटॉन। तो क्या होता है, वो सब्सटेंस जो सिर्फ हाइड्रोजन आयन डिसॉल्व करने पर देते हैं आपके एसिड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल HCl टूटेगा तो क्या होगा, H प्लस देगा और Cl माइनस मिलने वाला है, ऐसे H2SO4 टूटेगा तो H प्लस देगा। दूसरी कल्पना आरएनएस की रही बेस के लिए कि बेस क्या होता है, तो बेस के लिए इन्होंने बताया कि वे सब्सटेंस जो पानी में घुलने पर क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं, यानी इनके हिसाब से क्या हुआ कि जो पानी में घुले यानी एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस, वो आपके क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिया, पानी में घोला तो एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ, K प्लस मिला और OH माइनस मिला, ठीक है। तो आरएनएस का कॉन्सेप्ट जो रहा वो फिलहाल सही रहा, और वे कंपाउंड जो आसानी से H प्लस आयन देते हैं आपके एसिड कहलाते हैं, और वे कंपाउंड या सब्सटेंस जो आसानी से OH माइनस पानी में घुलने पर देते हैं वो आपके बेस कहलाते हैं। इनके नियम को समस्या तब आई जब हम लोग ऐसे सॉल्यूशन की बात करने लगे या ऐसे कंपाउंड्स की बात करने लगे जो एक्वस में नहीं है, यानी जलीय विलयन में ना घुलने पर। तो इनके नियम की जो लिमिटेशन होती है, यानी ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन की व्याख्या कर पाए, ये नॉन एक्वस को नहीं समझा पाए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, AlCl3 कैसा है, ठीक है, SO2 क्या है, Na2CO3 क्या है, NH3 क्या है, इसको ये सही समझा पाए। तो इसके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग कि आरएनएस के बाद अगला कॉन्सेप्ट किसका रहा, तो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। यानी ये साइंटिस्ट रहे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, उन्होंने एसिड और बेस को समझाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट दिया। इनका कॉन्सेप्ट ये 1923 ईस्वी में रहा, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, तो इनकी कहानी क्या रही, एसिड के लिए इन्होंने क्या बताया और बेस के लिए क्या बताया, ठीक है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड है किस पे, प्रोटॉन डोनेशन या फिर एक्सेप्शन, यानी अगर या तो प्रोटॉन डोनर होना चाहिए या फिर एक्सेप्टर होना चाहिए, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट डिफाइन द एसिड एंड बेस इन टर्म ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो प्रोटॉन जो है वो डोनर क्या होगा, यानी ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने कहा जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, यानी कि प्रोटॉन में से H+ और H+ डोनर जो होगा वो आपका कैसा बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यानी ये क्या होना चाहिए, प्रोटॉन डोनर होना चाहिए। बेस के लिए क्या बताया इन्होंने, तो इससे पहले कॉन्सेप्ट में बेस के लिए बताया था आर्रेनियस ने कि OH- निकालना चाहिए, पर ये नहीं कहते हैं कि जो H+ ले भी सकते हैं वो भी आपके बेस होंगे, यानी यहां पर जो बेस होंगे क्या होंगे, H+ एक्सेप्टर होंगे। ये है ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट आपका। इन्होंने बताया कि एसिड क्या होते हैं, जो H+ डोनेट करते हैं यानी H+ डोनर होते हैं वो आपके एसिड कहलाते हैं, जो H+ एक्सेप्टर होते हैं यानी एक्सेप्ट करते हैं वो आपके बेस कहलाते हैं। जैसे हमारे पास मान लिया NH3 को हमने क्या रिएक्शन कराई, HCl से करा दी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, कोई जरूरी नहीं है जल में ही बोला है हम लोग, तो यहाँ पे आपको NH4+ और Cl- मिलेगा। यहाँ हुआ क्या कि इसके टूटने से, यानी यहां से ये टूटा तो H+ और Cl-, तो इसने क्या किया, H+ डोनेट किया यानी निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, H+ डोनर हो जाएगा। H+ डोनर मीन्स एसिड, ठीक है। इस जो H+ टूटा था इसको कौन लिया है, NH3 ने ग्रहण किया, ठीक है, और ये ग्रहण करेगा तो एक्सेप्टर हो गया। जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकल आया कि वे कंपाउंड्स जो आसानी से H+ डोनेट करते हैं एसिड कहलाते हैं, और जो H+ एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो आपके बेस कहलाएंगे। यहाँ चीज एक और आई कि यदि जो इलेक्ट्रॉन को यानी H+ को डोनेट कर दे रहा है, उसके बाद में फिर वो क्या बचने वाला, यानी यहाँ पे जो Cl- बचा, H+ ने डोनेट किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो बचा हुआ है, तो यहाँ पर एक चीज और आपकी समझ में आई, यहाँ पर आया एक वर्ड कॉन्जुगेटेड, एक वर्ड यहां से जनरेट हो जाता है कॉन्जुगेटेड, इसको बोलते हैं संयुग्मी, यानी उसी कपल का क्या है, ये दूसरा युग्म है, ठीक है, सहपाठी है, उसी से निकला हुआ एक युग्म है, ठीक है। तो कंजुगेटेड पेयर एक वर्ड आ जाता है बार बार, संयुग्मी, ठीक है। तो ये वे एसिड एंड बेस जिनमें केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है कंजुगेटेड पेयर कहलाते हैं। ये प्रश्न लगातार पूछा जाता है, ठीक है, कंजुगेटेड पेयर के लिए, कंजुगेटेड पेयर नीट हो नेक्स्ट हो इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, मान लिया HCl दे दिया और Cl- दिया, एक जोड़ा ये हो गया, एक मान लिया ऐसे दे दिया H2O दिया, H3O+ दे दिया आपको, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे आपको दे दिया, मान लिया NH3 दे दिया और NH4+ दे दिया, ठीक है, इस प्रकार के जोड़े देगा, बोलेगा बताइए निम्न में से कौन सा कंजुगेटेड पेयर है, एक पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके नन ऑफ द अबव ऐसे। तो इनमें आपसे पूछेगा तो आपको पहचानना कैसे है, तो आपको दोनों में डिफरेंस क्या देखना है कि जो कंजुगेटेड पेयर होंगे उनमें क्या होगा, एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा, यानी एक H+ का डिफरेंस होगा। यदि दोनों पेयर्स में किसी में भी एक H+ का अंतर आ जा रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, वो कंजुगेटेड पेयर कहलाएगा, एक H+ का डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसमें क्या है, Cl- है यानी H नहीं है, इसमें क्या है, एक H+ है, यानी इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक H+ का, इसमें भी एक H+ का अंतर है, H2 है, यहाँ पर H3 है, प्लस का साइन है, NH3 NH4 में भी, यानी कि अगर देखा जाए तो तीनों क्या है, ये कंजुगेटेड पेयर है। ठीक है, इन्हीं सभी क्या है आपके कंजुगेटेड पेयर है। ये हो गया आपका कंजुगेटेड पेयर क्या होगा, और ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट क्या रहा, तो इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, एसिड क्या होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं, बेस क्या होते हैं जो H+ एक्सेप्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कह रहे
कॉन्सेप्ट के आने के बाद एक नया मोड आया और वहीं से क्या हुआ, इन्होंने बताया कि प्रोटॉन डोनेशन या एक्सेप्शन के आधार पर जो सॉल्वेंट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन के आधार पर सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। आधार पर सॉल्वेंट के प्रकार। तो सामान्य प्रकार इसके क्या क्या होते हैं, तो पहला क्या होगा आपका प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक को प्रोटिक ही कहेंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट या फिर प्रोटिक विलायक, ठीक है। तो पहले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। तो प्रोटिक वर्ड यानी कि इसमें क्या आ गया, प्रोटिक वर्ड, ध्यान रखिएगा। तो प्रोटिक का मतलब इसके पास प्रोटॉन उपस्थित होना चाहिए। तो पहली कंडीशन प्रोटिक सॉल्वेंट की क्या है कि उसके पास H+ प्रेजेंट होना चाहिए। और प्रेजेंट होने से ही काम नहीं चलेगा, यानी प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होंगे, H+ प्रेजेंट होना चाहिए, साथ ही में क्या होना चाहिए, इनको देने की क्षमता भी होनी चाहिए, H+ देने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो ऐसे सॉल्वेंट जिनमें H+ प्रेजेंट होता है तथा H+ देने की क्षमता भी होती है, प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। तो प्रोटिक सॉल्वेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसको ध्रुवीय प्रोटिक विलायक कहते हैं, यानी पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय, ठीक है। तो पोलर्स मीन्स यानी कि इसमें क्या होना चाहिए कि दो पार्ट बनने चाहिए। जैसे अगर कोई भी है, ए बी है, तो क्या होना चाहिए, इस पे क्या पोल बनने चाहिए, एक पार्शली पॉजिटिव तो दूसरा पार्शली नेगेटिव होना चाहिए। यानी रियल में अगर इनडायरेक्ट बोला जाए तो बोला कि ये क्या आयनित होने चाहिए। तो आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होंगे आपके, ठीक है, जिनमें क्या क्या हो कि वो पहली बात है तो आयनित होने चाहिए, यानी उनमें पहली बात क्या होगी, H+ होना चाहिए, ठीक है, H+ प्रेजेंट होना चाहिए। साथ ही साथ में इसकी जो मोस्ट कंडीशन रहती है, इसमें NH या फिर OH बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो पोलरिटी नहीं आएगी। पोलरिटी कैसे आती है, ध्यान रखिएगा। तो पोलरिटी आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, यानी जब तक उसमें कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होगा तब तक उसमें पोलरिटी नहीं बनने वाली है। यानी यहाँ देखिए अगर ऐसा हो तो ये क्या होगा, पार्शली नेगेटिव हो जाएगा, पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो उनमें दो कंडीशन है, H+ तो होना चाहिए, साथ ही साथ में उसमें डायरेक्ट N बॉन्ड H या फिर O बॉन्ड H प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्वेंट जिनमें N बॉन्ड H O बॉन्ड H प्रेजेंट होता है और H+ होता है, साथ ही में H+ देने की क्षमता होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। एग्जांपल लिख लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के हम, H2O CH3OH, CH3OH हो जाएगा, हो गया आपका। NH3 है CH3COOH, CH3, ये एग्जांपल है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के, ठीक। अगला बी ऑप्शन हमारा है नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कंडीशन क्या है कि जो नॉन पोलर होना चाहिए, यानी N बॉन्ड H या O बॉन्ड H प्रेजेंट नहीं होना चाहिए,
यानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोलरिटी नहीं है तो क्या होगा, एन बॉन्ड एच या ओ बॉन्ड एच नहीं होना चाहिए। और यदि किसी चीज में पोलरिटी नहीं है, किसी कंपाउंड में पोलरिटी नहीं है, तो उसमें क्या H प्लस जनरेट होगा, नहीं होने वाला है। और H प्लस जनरेट नहीं होगा तो ऐसा क्या होता है कि ज्यादातर कंपाउंड्स में नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि या तो वो नॉन पोलर अगर है तो प्रोटिक नहीं होना चाहिए, और प्रोटिक है तो नॉन पोलर नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पॉसिबल नहीं होते हैं, पॉसिबल नहीं। चलो चलिए, पोलर प्रोटिक और नॉन पोलर प्रोटिक के बाद में फिर कुछ और कंपाउंड्स होते हैं, जैसे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। यानी एक सॉल्वेंट होता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, इसको हिंदी में भी वही कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, सच सॉल्वेंट है और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। यानी ऐसे सॉल्वेंट जो क्या होना चाहिए, प्रोटोजेनिक होने चाहिए, यानी प्रोटॉन को जनरेट करने वाले होने चाहिए, यानी H प्लस को जनरेट करें यानी कि डोनेट करें। तो इसकी मोस्ट टेंडेंसी क्या होती है, ऐसे सॉल्वेंट जो क्या करें, आसानी से H प्लस जनरेट करें या फिर डोनेट करें, ठीक। इनमें क्या क्या आते हैं प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट में, तो HCl है, H2SO4 है, HCN, H3O प्लस, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके होते हैं प्रोटोजेनिक। दूसरा होता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। प्रोटोफिलिक, तो प्रोटोफिलिक से मतलब आप समझ रहे हैं, फिलिक का मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है, खिंचाव या फिर, ठीक है, ठीक है, एस प्लस, या फिर आप कहें ये प्रेम, ठीक है, फिलिक। यानी इसको साधारण भाषा में कहें तो स्नेह कह सकते हैं, स्नेह, यानी एस प्लस स्नेही है ये, ठीक है। तो प्रोटोफिलिक का सीधा सा मतलब है जो क्या करे, प्रोटॉन से स्नेह करता है, यानी क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, यानी ये एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। तो सच सॉल्वेंट है और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, यानी ऐसे सॉल्वेंट जिनमें H प्लस एक्सेप्ट करने की ज्यादातर टेंडेंसी पाई जाती है वो आपके प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। जैसे कि आपके NH3 हो सकता है, HSO4 माइनस हो सकता है, Cl माइनस, PO4 3 माइनस, ऐसे करके कार्बोनेट आयन ऐसे कुछ आपको हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेंथनिंग ऑर्डर क्या होती है, कि जो सॉल्वेंट है उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, निगेटिव आयन की जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर न्यूट्रल की, फिर पॉजिटिव आयन की स्ट्रेंथ होगी आप। उसके बाद क्या आएगा टॉपिक आपका, तो अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको हिंदी में भी अप्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। तो अप्रोटिक सॉल्वेंट देखते हैं हम लोग, पहले इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, यानी ज्यादा देर घेर रहा है, घिसक जाएगा, लेखक जाएगा। नहीं हो रहा है, चलो उसको हटाते हैं इसको। चल, तो
अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको ऊपर लिख दिया जाए थोड़ा सा। इसको हिंदी में भी अप्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, डायरेक्ट नाम से समझते हैं इसको। अप्रोटिक मतलब इसके पास प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन नहीं है इसका मतलब है H+ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ऐसे सॉल्वेंट जो जिनमें H+ प्रेजेंट नहीं होता है आपके अप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं, ठीक है। यानी ऐसे सॉल्वेंट जिनमें H+ प्रेजेंट नहीं होता है अप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। अप्रोटिक सॉल्वेंट भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका जो होगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पहला हो गया पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। यानी वे सॉल्वेंट जिनमें N बॉन्ड H या फिर O बॉन्ड H प्रेजेंट होता है कि नहीं, नहीं होता है। यानी ऐसे सॉल्वेंट जिनमें N बॉन्ड H या फिर O बॉन्ड H प्रेजेंट नहीं होता है, और H+ तो है ही नहीं पहले से ही क्योंकि अप्रोटिक है, ठीक है, लेकिन इससे पोलरिटी होती है, ध्यान रखिएगा। यानी ऐसे सॉल्वेंट में पोलरिटी तो होती है लेकिन N बॉन्ड H या फिर O बॉन्ड H नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एसीटोन है आपका CH3CO CH3, तो ध्यान रखिएगा कि CO जो यहाँ पे ग्रुप है कुछ इस प्रकार से होता है, C डबल बॉन्ड, इनमें पोलरिटी है क्योंकि यहाँ क्या है माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इनमें पोलरिटी कम मात्रा में पाई जाती है लेकिन N बॉन्ड H या फिर O बॉन्ड H प्रेजेंट नहीं होते। ऐसे सॉल्वेंट आपके पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल है आपके लिख लीजिए, जैसे यही हो गया आपका CH3CO CH3, ठीक है, DMSO, बंद करो,